हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड का पेपर, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 इंडिया एंड लैटिन अमेरिका के रिलेशनशिप्स को पढ़ेंगे, जिसमें इंडिया एंड लैटिन अमेरिका के साथ कौन सा व्यापारिक, उसकी अर्थव्यवस्था, व्यापार इत्यादि के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका बेसिकली जो है दक्षिण अमेरिका का एक स्थित एक राज्य है, कॉन्टिनेंट, जिसमें मैक्सिको, कैरिबियन द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका थे। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बोली जाने वाली जो अधिकतर भाषा है वो लैटिन भाषा से ही उत्पन्न हुई है। यहाँ लगभग 60% की आबादी जो है स्पेनिश बोलती है और 30% जो आबादी है वो लगभग पुर्तगाली बोलती है। भारत और लैटिन अमेरिका के संबंधों के बारे में बात करें तो ऑब्वियस बात है, दोनों की बहुत डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच संबंध के बारे में तो दोनों एक दूसरे के जो होते हैं अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक है। दोनों की जो अर्थव्यवस्था चलती है वो एक दूसरे की वजह से चलती है, इसलिए दोनों के संबंध के लिए जो है कई सारे मार्ग खुले रहते हैं। ठीक है, लैटिन अमेरिका पृथ्वी पर लगभग 13% हिस्से तक फैला हुआ है, जिसमें ब्राज़ील, चिली, पेरू इत्यादि देश शामिल है। ठीक है, स्टेट। अब लैटिन अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे भारत में भौगोलिक जलवायु विविधता पाई जाती है, वहीं इसी प्रकार जो होता है लैटिन अमेरिका में पाई जाती है। विविधता के कारण जो होता है विभिन्न समाज संस्कृति के क्षेत्र स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित हुए हैं। ये यहाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न और विश्व का सबसे विशाल भूमध्य रेखा वन भी पाया जाता है, जो से पृथ्वी का फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। लैटिन अमेरिका के इतिहास के बारे में बात की जाए तो लैटिन अमेरिका को जो होता है, जैसे भारत ब्रिटिश के अधीन रह चुका है 200 सालों तक, उसी प्रकार जो था लैटिन अमेरिका भी जो था पुर्तगाली, स्पेन के अधीन जो था उपनिवेश था यहाँ पे 15वीं 18वीं शताब्दी तक। और ब्राज़ील के अंतर्गत जैसे बात की जाए, ब्राज़ील में मुख्य रूप से रूस के से पुर्तगाल का उपनिवेश था, जबकि शेष लैटिन अमेरिका में स्पेन का उपनिवेश था और कैरिबियन द्वीप में ब्रिटिश और फ्रांस के कुछ क्षेत्रों में उपस्थिति थी। ठीक है, इस क्षेत्र में लगभग 1825 के दशक में ऐसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है, इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीडम मिलती है 1825 में स्पेन और पुर्तगाल से, जबकि कैरिबियन द्वीप में अभी भी जो होता है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चलता रहता है और 1960 और 1970 के दशक में जाकर उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यूरोप के आगमन से पहले जो होता है लैटिन अमेरिका में कोई एकीकृत संस्कृति ना होने की वजह से जो होता है यहाँ पे समाज का निर्माण भी नहीं था। ठीक है, एक कहते नहीं है कि स्टेट एक सोसाइटी किस तरह की होती है, इस वजह से जिसकी वजह से जो होता है स्पेन और पुर्तगाल जब यहाँ पे आए उपनिवेशवाद के चलते जो होता है यहाँ पे समाज की नींव रखी, जिससे लैटिन अमेरिका की विशेषता बनी। लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा विविधपूर्ण अर्थव्यवस्था मान जाते हैं। यहाँ कई सारे धातु हो गए, ठीक है, खाद्य पदार्थ हो गए और खनिज, फार्मास्यूटिकल्स इत्यादि जो होता है यहाँ पे काफ़ी हद तक इसकी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य कारण। औपनिवेशिक काल के दौरान जो होता है यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो आकर्षण का केंद्र था वो धातु और खनिज था, जैसे सोना, चांदी, हीरे। और कृषि क्षेत्र में जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राज़ील जैसे देश चीनी उत्पादन हो गए, गन्ने, अफीम इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में जो था दक्षिण अफ्रीका से दासों को लाकर यहाँ की कृषि भी करवाई जाती है। कच्चे तेल की सहायता से जो था आज भी क्षेत्र में निर्यात में इस वस्तु की सर्वोच्चता बनी रही है। जहाँ ब्राज़ील गन्ने का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, वहीं जो था मैक्सिको चांदी उत्पादन में शीर्ष पे था। चिली वैश्विक स्तर पे जो था 1/3 हिस्सा तांबा यहाँ से उत्पन्न होता है, यानी उत्पादित करता है, जो विश्व का सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में सोने, हीरे, गन्ने, पन्ना, लोहा, कच्चा तेल इत्यादि समृद्ध स्रोत है। साथ ही साथ लिथियम धातु भी पाई जाती है, जो इलेक्ट्रिक बैटरीज में सबसे महत्वपूर्ण धातु माना जाता है। ठीक है, और यहाँ 2 प्रमुख व्यापारिक गुट भी हैं जो सक्रिय रूप से यहाँ पर व्यापार की गतिविधि को संचालित करते हैं, जैसे एक है प्रशांत गठबंधन और दूसरा है मार्कोसूर। ठीक है, लैटिन अमेरिका में राजनीति की बात की जाए तो लैटिन अमेरिका, क्योंकि हमने बात की कि यहाँ भूगोल और जलवायु परिवर्तन विविधता के चलते जो होते हैं यहाँ पे अलग अलग विविधता देखी जाती है। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में इस क्षेत्र में विश्वसनीय चुनावी प्रक्रिया स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई कि एक ऐसी चुनावी व्यवस्था में इलेक्शन कमीशन स्थापित करना चाहिए, इलेक्शन सिस्टम, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें और साथ ही साथ सबका एक मत रहे। ठीक है, हालांकि कानून का शासन हो गया, प्रतिनिधि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना, शांतिपूर्ण व एकजुट समाज का उदय करने जैसे पहलुओं में इन्हें सफलता नहीं मिल पाई। फिर भी जो तुम मजबूत अर्थव्यवस्था के चलते, ठीक है, लैटिन अमेरिका में धन असमानता की गंभीर समस्या बनी रहती थी। परिणाम स्वरूप कई स्रोतों ने जो था लैटिन अमेरिका कैरिबियन समूह में हिंसक और जीवन की असुरक्षा को जो था विश्व स्तर पर
बताया था कि ये खतरा है या खतरनाक क्षेत्र के रूप में भी गिना जाता है। पिछले 2 दशकों में जो था लैटिन अमेरिका के 2 देश वेनेजुला और निकारागुआ प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को हटा कर वहाँ पे तानाशाही व्यवस्था लाई गई है, जबकि अन्य जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, राज्य हैं, उनमें अभी भी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी रहता है। भारत में जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व लोकतंत्र चल रहा है, वहाँ पे हमेशा संघर्ष चलता रहता है। भारत और लैटिन अमेरिका के संबंध का विकास कैसे हुआ, क्योंकि ऑब्वियस बात है दोनों बहुत अलग हैं, दूरी बहुत है, भाषा से परिचित है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से संबंध बनाने की जरूरत पड़ी। तो जैसे हमने बात की कि दोनों राज्य जो थे एक दूसरे के अर्थव्यवस्था के पूरक थे, ठीक है, और इसी वजह से जो था दोनों के बीच में संबंधों के लिए भी कई सारे अवसर, कई सारे मार्ग, अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जब भारत 1947 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, तब तक स्वतंत्र लैटिन अमेरिका को स्वतंत्र हुए जाता है ये लगभग 1 सदी से अधिक टाइम हो जाता है। दोनों के मध्य कोई विवाद नहीं था, कोई ऐसी उपनिवेश, ठीक है, जिसके चलते दोनों के मध्य तनाव रहे, ठीक है। दोनों की साझा औपनिवेशिक विरासत को देखते हुए 1947 के तुरंत बाद भारत और लैटिन अमेरिका के संबंधों के लिए राजनयिक रास्ते खुले कि अब भारत को भी, जैसे लैटिन अमेरिका एक स्वतंत्र उपनिवेश के अधीन रहा था, स्वतंत्रता के बाद उसने भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी, उसको झेलनी पड़ी और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने में उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसी प्रकार भारत भी 200 सालों तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन रहा था और अब उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र को स्थापित करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है, जिसके चलते राजनीतिक रास्ते खुले। यद्यपि प्रारंभिक राजनीतिक आदान प्रदान में कुछ साझा आधारों की पहचान की गई कि क्या क्या हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली तो कोई भी राष्ट्र हो गया, चाहे कोई राष्ट्र छोड़ो, कोई व्यक्ति भी जो होता है, किसी भी व्यक्ति को सहायता देने के लिए, हेल्प करने में पहले ये सोचता है कि इससे मुझे भी क्या फ़ायदा होगा, है ना। उसी प्रकार लैटिन अमेरिका और भारत के बीच में कुछ कॉमन जो फैक्टर्स थे, बेसिस थे, उसको पहचाना गया कि कौन कौन से एक साझा था। लेकिन इस प्रकार राजनीतिक प्रभाव बहुत सारे अनगिनत थे जिन्हें गिना नहीं जा सकता। हालांकि क्यूबा के नाओमा की शुरुआती सदस्य में से एक था, फिर भी यह क्षेत्र जो था शीत युद्ध से गहराई से प्रभावित हुआ और 1950 के दशक से लेकर 80 के दशक के दौरान जो है साम्यवाद के खिलाफ युद्ध के नाम पर लैटिन अमेरिका में कई सारे वामपंथियों को मारा गया, उनको शिकार बनाया गया, यातनाएं दी गई, गिरफ्तार किया जाए इत्यादि कार्य। 80 और 90 के दशक वह दौर था जब अधिकांश क्षेत्र में जो था लैटिन अमेरिका के तानाशाह का अंत हुआ और लोकतंत्र स्थापित हुआ। इस प्रकार इस अवधि के दौरान जब लैटिन अमेरिका एक संकट से गुजर रहा था, तब भारत अभी भी एक नई विश्व व्यवस्था में अपनी स्थिति तलाश रहा था कि अब भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति रहेगी एक स्वतंत्र देश के अधीन, क्योंकि अभी अभी डेवलप हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है, सॉरी डेवलप कह रही हूँ, अभी अभी इसे फ्रीडम मिली है, अब उसके पास क्या स्थिति है ना। लैटिन अमेरिका और भारत के संबंध फीके थे, ना तो कुछ ज़्यादा ख़राब थे ना ज़्यादा अच्छे थे, बिल्कुल फीके मीन्स नॉर्मल थे, ठीक है। शीत युद्ध के बाद जो था भारत सरकार का ध्यान जो था लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1991 में अपनाई गई थी, उसके साथ शार्क और ऊर्जा सुरक्षा के लिए पश्चिम एशिया पर केंद्र रहा। हालांकि लैटिन अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करने में निजी क्षेत्र की अग्रणी भूमिका रही थी, ठीक है, जैसे मैंने बताया, जिसमें बजाज ऑटोमोबाइल का लैटिन अमेरिका में जो था एक बहुत बड़ा ग्राहक केंद्र है। वहीं भारत में जो था भारतीय दवाओं का भी उद्योग लगभग पूरे लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो गई, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स वगैरह सारी। इसके बाद आता आईटी कंपनी उद्योग भी पिछले 2 दशकों से ही अपनी जड़ें जमाए हुआ है लैटिन अमेरिका। इस प्रकार जहां अन्य क्षेत्रों में व्यापार देश के झंडे के साथ होता है, ठीक है, वहीं लैटिन अमेरिका के मामले में स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। हम पहले क्या करते हैं, अगर मुझे उसके साथ अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, उसके कॉमन फैक्टर्स हैं, उसकी पावर मुझे अपने देश में शासन करने में हेल्प कर रही है, तो मैं ये सोचती हूँ कि और अच्छे रिलेशन बिल्ड करने के लिए हम अपना ट्रेड भी करते हैं आपस में, है ना। लेकिन लैटिन अमेरिका के मामले में बिल्कुल अपोजिट था। भारत और लैटिन अमेरिका के संबंध ही इसलिए बने क्योंकि दोनों के जो था ट्रेड कर रहे थे। वहाँ पे आप देखो तो बजाज का ग्राहक केंद्र था बहुत बड़ा एक। वहीं अगर देखें तो दवा भी काफ़ी हद तक पूरे लैटिन अमेरिका में ही फैली पड़ी है। उसके बाद में लैटिन अमेरिका आज भी जो होता है बाहर से कई सारी दवाइयाँ बन के जाती हैं, ठीक है,
और वहाँ यूज़ की जाए, आईटी कंपनी इत्यादि, है ना। इसी मामले में जो था, भारत के पूर्व जो राजदूत थे दीपक भोजवानी ने कहते हैं कि लैटिन अमेरिका भौगोलिक और वैचारिक रूप से दूर है, ठीक है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक है, और अगर यह क्षेत्र आपस में जुड़े हुए रहे तो फ्यूचर में अपार संभावनाएं बन सकती हैं। लैटिन अमेरिका भारत के संबंध के बारे में बात करते हैं व्यापारों को लेकर, तो व्यापार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि के संकेत हैं। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के दौरान जो था, भारत ने 48 अरब डॉलर का जो था व्यापार दर्ज किया था लैटिन अमेरिका के साथ, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अधिक है। जिसमें निर्यात की बात की जाए तो लैटिन अमेरिका से भारत ने लगभग 22.41 अरब डॉलर का जो था उत्पाद निर्यात किया था, जिसमें पेट्रोल आ जाता है, पेट्रोलियम उत्पाद आता है, वाहन, रसायन, मशीनरी और दवाइयाँ इत्यादि, और एक बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है, लैटिन अमेरिका भारत के उत्पादों के लिए, जहाँ पे भारत के काफ़ी ज़्यादा उत्पाद बेचे जाते हैं और वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है जब मार्केट बहुत बड़ी है, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो कोई भी चांस लेना नहीं चाहेगा कि हाँ भाई, हमारा अगर वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है लैटिन अमेरिका से, तो क्यों ना हम उसके साथ संबंध अच्छे ही बनाएं। 19 देश, लगभग 6 करोड़ की आबादी और 6 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ भारतीय व्यवसायिकों के लिए लैटिन अमेरिका में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। जहां निर्यात 2010 में 10 अरब डॉलर था, वही 22 में पहुंचकर 22 अरब डॉलर हो गया, और 23 में, मतलब मान लो अब 2030 में ये 50 डॉलर तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। आयात की बात की जाए तो भारत ने कितनी चीज़ें आयात की है, कुल आयात जो है 25.59 अरब डॉलर है। जो प्रमुख आयाती वस्तुएं हैं जो भारत ने आयात की है, वो कच्चा तेल है, सोना है, वनस्पति तेल हो गया, तांबा, मशीन, और कच्चे तेल आयात जो था मैक्सिको के साथ संबंध और भी अच्छे बनाने के लिए किए गए थे, ठीक है। कच्चे तेल आयात, ठीक है, मैक्सिको के से लगभग मान लो 2.8 बिलियन डॉलर के संबंध थे। ब्राज़ील जो है बेसिकली से भारत ने लगभग 1.9 अरब डॉलर का महत्वपूर्ण आयातक देश है। 2001 से 2015 के दौरान जो था, वेनेजुएला भारत के लिए सबसे ज़्यादा कच्चे तेल को आयात का एक प्रमुख स्रोत था, जहाँ से भारत बहुत ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता था। इस कारण 2015 तक वेनेजुएला से आयात अधिक रहा। हालांकि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद और वेनेजुएला में अस्थिर माहौल के चलते भारत को कच्चे तेल के आयात में वेनेजुएला का योगदान अनगिननीय है, यानी इसको मतलब गिना नहीं जा सकता, ठीक है, तोला नहीं जा सकता, वो हमेशा रहा है। भारत के लिए सोने का प्रमुख आयात स्रोत, जिससे बोलीविया का योगदान सबसे अधिक है, जहाँ पे उन्होंने भारत को 2.5 अरब डॉलर है, ठीक। इसके बाद पेरू आता है। पेरू उसका योगदान जो था लगभग 1.8 अरब डॉलर, हम ट्रेड करते हैं पेरू के साथ भी। हालांकि लैटिन अमेरिका के वनस्पति तेल, जिसमें सोया तेल आता है, मुख्य रूप से आयात का मुख्य स्रोत के रूप में उभरा है, ठीक है। अर्जेंटीना के साथ हम लगभग 3.3 बिलियन डॉलर के साथ सोया तेल का दुनिया का सबसे नंबर 1 आपूर्ति करता है, जबकि ब्राज़ील ने लगभग 2.4 बिलियन डॉलर वनस्पति तेल का योगदान। इस प्रकार आप देखोगे तो लैटिन अमेरिका के अलग अलग देशों के साथ जो है, भारत ने अरब डॉलर, मिलियन डॉलर्स के जो है व्यापारिक ट्रेड्स कर रखे हैं ना। अब दोनों के संबंध हमने पढ़ लिए, दोनों की अर्थव्यवस्था जो है एक दूसरे का पूरक है, जिसकी वजह से दोनों के जो संबंध है उसको अपार जो है संभावनाएं मिलती है आगे बढ़ने की। अब दोनों के संबंधों को लेकर जो था कुछ रोक भी है, कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कुछ पाबंदी भी है, बैरियर्स भी है दोनों के संबंधों को, जो इसकी वजह से और अच्छे से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। पहला आ जाता है भाषीय और सांस्कृतिक अपरिचितता। बेसिकली हमने पता था, शुरुआत में हमने पढ़ा था कि लैटिन अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगाली ज़्यादा बोली जाती है। भारत में दूसरे देशों के साथ संपर्क करने के अंग्रेज़ी भाषा का ही माध्यम है ना। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में संबंध, विचारों को आदान प्रदान करने, वो क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या उनका उद्देश्य है, क्या मोटो है,
ठीक है, उनकी उम्मीदें, इसको समझने में टाइम लगता है। भाषा की परिचितता से अगर हमें भाषा उनकी पता हो, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके विचारों के आदान प्रदान हम कर सकते हैं। व्यापार में सहयोग के मार्ग प्रशस्त होते हैं और भी मार्ग खुलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में अपरिचितता जो है, जब भाषा में नहीं पता है तो लैटिन अमेरिका के संबंध अपनी वास्तविकता क्षमता तक पहुंचने से रोकती है, कि एक अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाता है ना। चीन जैसे देशों ने भी लैटिन अमेरिका से संबंधों को बनाने के लिए 60 से भी अधिक लैटिन अमेरिका अध्ययन केंद्र खोले। साथ ही सैकड़ों स्पेनिश पुर्तगाली भाषा का संस्थान भी है। भारत भी जो है इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने यहाँ पर कई सारे स्पेनिश, लैटिन अमेरिका या पुर्तगीज जो है अध्ययन केंद्र खोल रहा है। ठीक है, दूसरा था प्रवासी समुदायों का अभाव। हालांकि विश्व भर में भारत की प्रवासी जो संख्या है वो बहुत अधिक है, लेकिन लैटिन अमेरिका के संदर्भ में जो है ये जो आंकड़े हैं, ये जो संख्या है वो बहुत कम है। ठीक है, लैटिन अमेरिका में एक ऐसे कोई भी स्थायी भारतीय मूल के उद्योगपति या व्यवसायिक नहीं है जिनके पास अपने पूर्व देशवासियों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करने या वहाँ से भारत की और निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता हो। ठीक है, कि भारत में आप इन्वेस्ट करो, तो ऐसी नहीं है। जबकि इसी मॉडल ने जो था अन्य देशों के साथ भारत के संबंध को और भी मजबूत करने, उसे जीवंत करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उनको साधारण आर्थिक स्थिति से उतनी धनराशि या पर्यटन उत्पन्न नहीं होता जितना कि भारतीय पर्यटकों से। तीसरा आता है भौगोलिक दूरी। मैंने बताया था कि इंडिया कहाँ है, लैटिन अमेरिका कहाँ है, बहुत डिस्टेंस है ना। जब इतना डिस्टेंस होता है तो दोनों के संबंध भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फ्रेंड एक कहीं और रहती है और आप कहीं और रह रहे हो, ठीक है, तो जब मिलना नहीं होगा, इतना आना जाना नहीं लगा रहता है, तो हमारा ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता ना। सेम ऐसा ही इधर भी है। सभी महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका भारत से बहुत दूर है और कम आवागमन के कारण जो है यहाँ पे हवाई समुद्री यात्राओं के माध्यम से संपर्क जो होते हैं वही है जो कि अलाभकारी माना जाता है। हालांकि दोनों देश एक दूसरे को आकर्षक जो है पर्यटन स्थल मानते हैं कि बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन पर्यटन उद्योग ने अभी तक पर्याप्त संख्या में पर्यटकों को आकर्षित नहीं किया है। ना उधर के पर्यटन स्थल ने भारतीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया, ना भारत के ने लैटिन अमेरिका को। हालांकि जैसे कि जे एस शंकर जो है कहते हैं हम कि हम वैश्वीकरण में युग में जी रहे हैं और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दूरी अब कोई बाधा नहीं है और आधुनिक लॉजिस्टिक और आधुनिक संचार व्यवस्था हमें सहयोग के अवसर प्रदान करती है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, ना कि ये जियोग्राफिकल जो डिस्टेंस है हमें इफेक्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है विविध भूगोल और क्षेत्रीय व्यवस्था का अभाव, एकजुटता। देखो ऑब्वियस मतलब दोनों में अलग अलग डिस्टेंस है। ठीक है, बुनियादी ढांचे, संपर्क स्थापित करने में समस्याओं के कारण जो है ब्राज़ील को माल भेजने भारतीय कंपनियों को एक ऐसी क्षेत्र के रूप में अन्य सभी देशों के साथ बाजार को स्वेच्छा पहुंचाने में पर्याप्त नहीं है। इसलिए भारत को दक्षिण अमेरिका के पूर्व और पश्चिम तटों पर जो है अलग अलग माल भेजना पड़ता है। इसके अलावा ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि जब भारत यूरोप संघ आसियान के साथ व्यापार करता है तो विशेष रूप से जो है व्यापारिक मामलों में तो वे पूरे क्षेत्र के साथ समग्र रूप से व्यवहार करते हैं, है ना। जितने भी हैं उनके सब तो कर ही रहे, क्योंकि ये सीमा शुल्क संघ है। लेकिन लैटिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। पर्यटन जो होता है प्रमुख व्यापारिक गुट मार्कोसूर और पैसिफिक अलायंस दक्षिण अमेरिका के सभी देशों को अपने दायरे में नहीं लेते, भले ही वह सभी देश एक साथ हो। वेनेजुला और मर्कोसूर का पूर्ण सदस्य है, लेकिन 1 दिसंबर 2016 में जो था इसकी सदस्यता निलंबित कर दी गई थी। इस प्रकार जो था भारत 20 से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करता है और कभी कभी क्षेत्रीय स्तर पर भी व्यापार करता है, जिससे उनकी एकजुटता बनी रहे, लेकिन ये अभाव के जैसे नहीं हो पाता है। राजनीतिक वातावरण की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो है ऐतिहासिक रूप से नई दिल्ली के जो नीति करता है, निर्माता है, लैटिन अमेरिका को पर्याप्त ध्यान नहीं देते, इतना फोकस नहीं करते लैटिन अमेरिका से संबंधों को विकसित करने में और उनके साथ संबंध बनाने के लिए।
इस चीज़ में भारत में कोई भी रणनीति हित में नहीं होता, उनको लगता है कि ठीक है लैटिन अमेरिका भू राजनीतिक के क्षेत्र में शायद ही कोई हस्तक्षेप करता है। इस क्षेत्र में किसी भी के पास भी परमाणु हथियार नहीं है। 1800 के दशक में जो था उत्तरार्ध के बाद इस क्षेत्र में कोई भी आंतरिक युद्ध नहीं हुआ और इस क्षेत्र में साझेदारी में महाशक्ति आकर्षण नहीं है। अमेरिका अंग्रेजी भाषा ऐतिहासिक रूप से भारत में हास्य तक ही सीमित है। लैटिन अमेरिका पे जो पर्याप्त ध्यान देने की ना वजह से जो है, इस वजह से क्या हुआ, इसके अलावा इस क्षेत्र में जो था आंतरिक राजनीतिक भी जो है द्विपक्षीय संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ा। इस क्षेत्र में अधिकांश देशों में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसे प्रक्रियात्मक लोकतंत्र कहा जाता है, जिसका नेतृत्व में जो था किसी भी आचरण बदलाव से नीतिगत प्राथमिकता बदल जाती है और दीर्घकालिक संबंध का विकास बाधित होता है। इस क्षेत्र में जो था विश्व संसाधन अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था महाशक्तियों को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनके बाहरी संबंध प्रभावित हुए हैं। वेनेजुला, जिसके पास विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। स्थिति में निश्चित रूप से बदलाव आ रहा है। वर्तमान समय में जो तो सरकार इस क्षेत्र के साथ जुड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है। पिछले 9 वर्षों से जो था लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में 64 उच्च स्तरीय दौरे हुए हैं, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने 6 दौरे किए और प्रधानमंत्री ने 4 दौरे किए। अब बात करें दोनों के संबंधों के बारे में, तो ये तो इनकी कमियां हो गई, इनके संबंधों को प्रभावित करने वाली सारी चीज़ें। ठीक है, अब दोनों के संबंधों में देखें तो कौन कौन से संभवतः क्षेत्र है। कृषि का क्षेत्र एक, निवेश का क्षेत्र है, ऊर्जा हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, खनिज धातु हो गए, ठीक है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र हो गए। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसके चलते इन दोनों के मध्य जो तो व्यापार अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा सहयोग और संभावनाएं बनती है। अब बात करते हैं हम कृषि के बारे में, एक एक करके बारे में सबके बारे में डिस्कस करते हैं। कृषि जो हाल ही वर्ष में जैसे कृषि सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। भारत और मध्य एशिया और एशिया के में स्थित जितने भी राष्ट्र हैं, ठीक है, आज 2 सबसे बड़े उत्पादक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसलिए दोनों देशों की आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय सतत कृषि तकनीकी के माध्यम से जो है एशिया में उपलब्ध विशाल कृषि योग्य भूमि की पूरक है। ठीक, डिजिटलकरण ने तथा जल संरक्षण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उत्पाद कुशल सतत कृषि सुनिश्चित करी है। इस क्षेत्र में जो था उल्लेखनीय भारतीय निवेशकों में गन्ने के बाजारों की खेती और कई देशों के लिए खाद्य तेल उत्पादन, अर्जेंटीना, ठीक है, ब्राज़ील, कोलंबिया, मैक्सिको में कृषि रसायन विनिर्माण संयंत्र और कृषि अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना शामिल है। हालांकि वर्तमान में भारत में इस क्षेत्र से होने वाले आयात में वनस्पति तेल का दबदबा है, लेकिन LPAC के माध्यम से भारत ने दालों की आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जो विश्व में दाल आयात लगभग 50% हिस्सा है। चिली, पेरू, भारत को जो उत्तर फल और सब्जी का निर्यात किया जाता है। चूँकि ये भारत में जो उत्तर ऑफ सीजन के दौरान आती है, इसलिए घरेलू उत्पाद को कोई समस्या नहीं हो पाती। भारतीय उत्पादकों द्वारा विदेशी सब्जियां और फलों की बढ़ती खपत और पसंद को देखते हुए इन क्षेत्र में आपूर्तियों को बढ़ाने की गुंजाइश है। नेक्स्ट आता है निवेश। इस क्षेत्र में जो था निवेश के क्षेत्र में भारत ने लगभग 18 अरब डॉलर है, ठीक है, निवेशकों की संख्या, जिसमें लैटिन अमेरिका ने तेल क्षेत्र, सेल क्षेत्र,
सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में जैसे कृषि, व्यवसाय, खनन इत्यादि के क्षेत्र को संभावनाएं बनाई हैं, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। प्रारंभ प्रमुख भारतीय व्यापार समूह आदित्य बिरला समूह के ब्राज़ील और कोलंबिया में एल्यूमीनियम तथा कार्बन ब्लैक संयंत्र हैं। यह अन्य धातु, सीमेंट और वाणिज्य बनी ठीक है वाणिज्य सहित अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने में रुचि रखते हैं, जिससे निवेश बढ़े दूसरे देश में। ब्राज़ील के अंतर्गत रिलायंस, ठीक है, ओवीएल, एक्सरो, ठीक है, अपोलो टायर, अशोक लीड एंड इत्यादि कंपनियों ने भी इस क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। भारत में लैटिन अमेरिका निवेश की बात करें तो पेरू की कंपनी अर्ज ने भारत में अपनी बिग कोला पेय पदार्थ की बॉटलिंग एंड मार्केटिंग के लिए जो था प्लांट स्थापित किए। मेक्सिको की सिनेपोलिस भारत में मल्टीप्लायर्स का चौथा सबसे बड़ा संचलन बन गया है। इस्पात, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स जैसे क्षेत्र में एक दर्जन से अन्य लैटिन अमेरिकी कंपनियों ने भारत में विनिर्माण और असेंबली इकाइयां हैं। भारत में कुल लैटिन अमेरिका का जो निवेश है लगभग $2 अरब है और आने वाले वर्षों में जो होता है यह माना गया है कि ये जो निवेश है बढ़कर और भी ज़्यादा होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में बात कीजिए 15 वर्षों में जो था लैटिन अमेरिका भारत को जो था कच्चे तेल के आयात का एक प्रमुख निर्यातक स्रोत बना हुआ है। कच्चे तेल के निर्यात के माध्यम से जो होता है वह अत्यधिक निर्भरता देखने को मिलती है कि भारत सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिका पर ही कच्चे तेल को लेकर निर्भर रहता है। ठीक है, अनुमान है कि भारत का कच्चा तेल जो आयात है 2023 में 4.5 बिलियन बैरियल प्रति दिन से है बढ़कर जो था 2040 के अंतर्गत 9.1 मिलियन बैरियल प्रतिदिन हो जाएगा। और अंग्रेजी निर्भरता 2040 में जो होता है ये 90% बढ़ने की उम्मीद है। दिन प्रतिदिन अनुमान लगाया जाता है। दिन होने का अनुमान यह है कि वित्तीय वर्ष 2023 में लगभग 80% बढ़ा था, जो 40 तक इसकी जो निर्भरता है वो 90% पहुंच जाएगी। इससे परे क्षेत्र में वर्तमान में जो था 336 अरब बैरियल तेल का भंडार है। ठीक है, अकेले वेनेजुएला के पास जो था 298 अरब बैरियल भंडार है, जो कि दुनिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पारंपरिक तेल के अलावा भी जो है क्षेत्र में 58 अरब बैरियर का भंडार भी दिख रहा है, जिसका दोहन अभी शुरू ही हुआ है। भारत और लैटिन अमेरिका दोनों ही सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारतीय कंपनी सुजॉल ने भारत और उरी में पवन ऊर्जा संयंत्र को पूरा भी किया था प्रयोजन को। ईंधन और इथेनॉल का प्रयोग की सफलता के मामले में योगदान सबसे ज़्यादा ब्राज़ील कंपनियों का ही रहा है, जिससे भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकते जो पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। जब भारतीय कार्यक्रम पूरी गंभीरता से शुरू होगा तो ब्राज़ील और अन्य क्षेत्रों में जो तब भारत में इथेनॉल की आपूर्ति कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में इसका योगदान दिया। दूसरा आता है आपका खनिज धातु और बेसिकली खनिज एवं धातु। 2023 में लैटिन अमेरिका ने जो तो भारत को सबसे बड़ा आयात जो था सोना और खनिज धातु शामिल थे, आयात में सबसे ज़्यादा। ठीक है, भारत के खनिज और आयात में सोना तांबा का प्रमुख हिस्सा था। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा सोना का आयातक है, जबकि लैटिन अमेरिका एशिया LAC का प्रमुख उत्पादक निर्यातक देश है। ठीक है, भारत कोलंबिया, ब्राज़ील, अन्य जैसे देशों को कीमती पत्थर का भी निर्यात करता है और भारत खरीदता भी है। आपूर्ति श्रृंखला में देखो तो विकासशील अवस्था में है। ठीक है, लेकिन जिसमें कभी कभी मध्यस्थता भी शामिल है और एक दूसरे की अर्थव्यवस्था तक सीधे पहुंच से जो है दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मुनाफा ही बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज की बात की है, लिथियम भारत के मेक इन इंडिया के जो अभियान है उसे 2023 में इलेक्ट्रिक वाहन के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने, उसको सक्सेसफुल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं फार्मास्यूटिकल। जैसे मैंने बात की थी कि भारत की औषधियाँ हो गई, दवाइयाँ हो गई, ठीक है, लैटिन अमेरिका के लगभग सभी देशों में फैली पड़ी हैं। ठीक है, और सस्ती भारतीय दवाइयाँ जिन्हें दवाइयों में लैटिन अमेरिका के उपभोक्ता और सरकारों को स्वस्थ सेवा की लागत कम करने में मदद करती है। और आयुर्वेदी इस क्षेत्र में जितना कुछ
देशों में लोकप्रिय हो रहे हैं। ठीक है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी की बात की तो भारतीय ITI कंपनी इस क्षेत्र में जो होता है अधिकांश लैटिन अमेरिका देशों में कार्यरत है, जिसमें 25,000 से भी ज़्यादा जो होता है युवा लैटिन अमेरिका में रोज़गार मिल रहा है, वो अपना रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। और 2 दर्जन से भी ज़्यादा भारतीय कंपनियों ने जो होता है पूरे लैटिन अमेरिका में विकास और सेवा केंद्र स्थापित किए, जिसमें BPO कंपनीज भी आ जाती है। ठीक है, टेलीकॉम कंपनियाँ भी शामिल हो जाती हैं। हालांकि IT कंपनियों में जो होता है अग्रणी देश के लिए यह अभी भी जो होता है एक मामूली योगदान है, लेकिन ये दूसरे की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में और दोनों के संबंधों को मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और योगदानीय दृष्टिकोण यह। इसमें हमने पढ़ा लैटिन अमेरिका के साथ भारत के संबंध किस प्रकार से विकसित हुए, कैसे इन दोनों के संबंध जो होते हैं अर्थव्यवस्था के एक पूरक होने की वजह से जो होता है काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।